तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है साइंस का हमारा फाइनल लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आखिरकार आई गया वही टाइम है, लास्ट साइंस का टॉपिक या फिर लास्ट साइंस का चैप्टर जिसे आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है देव सिंह, मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। तो चलो भाई, देखो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यानी क्या बोल रहा है, हमें फूड रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यानी एक तरीके से खाना जो हम खाते हैं, इसको और तरीक़ों से हमको और अच्छा प्रोडक्शन या फिर और अच्छी मात्रा में चाहिए। सीधी सी बात है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, आइए पहले बेसिक्स से बात करते हैं। पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। उससे क्या हो रहा है, हमें पहले अपना फूड प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड क्या करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी और इफ़िशिएंटली ये काम करना पड़ेगा। इफ़िशिएंटली का मतलब क्या होता है कि मैं कॉस्ट कम लगाऊँ अपनी और मेरे को मैक्सिमम आउटपुट मिले। जैसे कि एफिशिएंसी का मतलब एक तरीके से, जैसे मैंने बाइक ख़रीदी तो मैं अगर उसको यूँ बोलता हूँ कि 1 लीटर में एक 70 किलोमीटर चल रही है और 1 लीटर में एक बाइक मतलब पेट्रोल चल रही है 80 किलोमीटर, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 लीटर में जो 80 किलोमीटर चल रही है उसकी क्या है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। क्यों? 1 लीटर में मेरी कॉस्ट कम लगेगी और मैं ट्रैवल ज़्यादा कर पाऊँगा। ऐसे ही हमको जो हमारी बढ़ती पॉपुलेशन है उसके लिए फूड प्रोडक्शन करना है प्लानिंग के साथ और इफ़िशिएंटली, जिससे मेरी कॉस्ट कम लगे पर मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम रहे। ठीक है, अब ये जो पार्ट है पूरा, ये प्लांट से रिलेटेड है। अभी जो मैं पढ़ाऊँगा फर्स्ट पार्ट, ये पूरा प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट मतलब क्रॉप कैसे उगती है, फार्मिंग, ये सब इससे रिलेटेड है। इसके बाद जो आएगा वो एनिमल वाला आएगा, उसमें एनिमल से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो पहले प्लांट वाले पे बात करते हैं। इनसाइड इट क्रॉप कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, हम सबको मालूम है क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या यानी आपकी जो फसल होती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब 2 तरह की क्रॉप होती है, एक होती है रबी क्रॉप, एक होती है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो होती है आपकी नवंबर से अप्रैल में बनती है और वहीं खरीफ क्रॉप आपकी जून टू अक्टूबर में होती है। ठीक है, अब हमारे जो प्रोडक्शन है, कुछ जो बीते साल हैं उनमें 400% रहा है, यानी 4 गुना हो गया। वहीं जो हमारा लैंड है वो बस 25% बढ़ा है। यानी हमारी जो प्रोडक्शन है उसको वो हमको बढ़ानी है, यानी बढ़ भी रहा है पर हमको और बढ़ाना है। और लैंड क्या है, उतनी बुरी तरीके से बढ़ नहीं रहा है, हमको लैंड इतना मिल नहीं रहा है। हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, लैंड कम है, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो 3 तरीके बताए गए कि कैसे हम मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम ही वही है, तो मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। पहला आया आपका चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। ठीक है, चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग को हमने नाम क्या दिया, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि हमें कौन सी तरीके का सीड लेना चाहिए। सेकंड, नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, अब हमें उस प्लांट को एक तरीके से कैसे उगाना है, कैसे उसको रखना है, कैसे मतलब पूरी स्टार्ट टू एंड हमें उसका कैसे करना है। यानी जैसे एक बच्चा एक बच्चा तो नहीं कहूँगा, क्या कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि पेरेंट जैसे अपना एक छोटा बच्चा होता है उसको बड़ा करता है, यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरा नर्चर करता है। नर्चर यानी परवरिश करता है उसकी। तो ऐसे ही हमें क्रॉप प्लांट की पूरी वो देखनी है कि हम उसे उगाएँ कैसे और बिल्कुल एंड तक कैसे ले जाएँ। वो हो गया हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। थर्ड है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप। अब जो हमारी क्रॉप उग गई है उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे बचाना है ताकि उसमें डिजीज़ और बाकी चीज़ें ना लगें। तो ये आपके 3 वैरायटी हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। हम इनको अब तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। तो आशा करता हूँ आपने पिछली जो स्लाइड थी या फिर पिछला जो मैंने लिखा था उसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। आगे आपका पहला पार्ट आ रहा है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में क्या था, हमारा सबसे पहला सीड यानी बीज को देखना था। अब बात करते हैं, बीज के बाद तो क्रॉप ही बनेगा, सीधी सी बात है। तो क्रॉप कैसी होनी चाहिए, जब मैं बीज डालूँ धरती में और जो क्रॉप निकले वो कैसी होनी चाहिए। पहली बात, डिजीज़ रेजिस्टेंट होनी चाहिए, यानी उस पर कीड़े ना पड़े फसल में, वो डिजीज़ को मार दे या फिर ख़त्म कर दे। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र, रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइज़र यानी फर्टिलाइज़र में अगर उसमें डालूँ तो वो रिस्पॉन्स करे, अच्छी ग्रोथ दे। थर्ड, क्वालिटी एंड हाई यील्ड,
अच्छी क्वालिटी की हो और अच्छी उसकी यील्ड हो। यील्ड यानी एक तरीके से अच्छी प्रोड्यूस हो। मैंने एक दो डाली और वो अच्छे से प्रोड्यूस हो गई फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड प्रोड्यूस हुई। जैसे अब मैं तीनों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सीधी सी बात है, मेरी क्रॉप ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई कीड़ा नहीं लगे, उसके क्वालिटी का प्रोडक्ट निकले उसका, और उसमें फर्टिलाइज़र डालें तो अच्छी ग्रोथ हो और अच्छी क्वालिटी का जो वो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे वो भी अच्छा हो। यानी मैं एक ऐसी क्रॉप चाह रहा हूँ जो शायद इम्पॉसिबल है भाई होनी, क्योंकि किसी एक चीज़ में ज़्यादा होगी तो किसी एक में तो कम होगी, पर ये मानना है क्रॉप शुड भी ये सब होनी चाहिए। ठीक है, ओके। पर अब हम इसको करें कैसे? मतलब आपने बोल दो दिया कि मुझे ऐसी ऐसी करके क्रॉप चाहिए या फिर सीड चाहिए मेरा जो प्रोड्यूस हो के ऐसा बने, तो ऐसा होगा कैसे? वो होगा हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, क्रॉस करवाया जाता है जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट का। ठीक है, तो इसके भी 3 टाइप क्रॉस, यानी आप क्रॉस तो आप समझ गए होंगे। ए प्लांट लिया, बी प्लांट लिया और उनके सीड को लेके एक नया सीड प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इसमें 3 तरीके के टाइप होते हैं। एक होता है इंटर वेराइटियल, जिसमें वैरायटी ही अलग होती है। सेकंड होता है डिफरेंट इंटर स्पेसिफिक यानी डिफरेंट स्पीशीज़ आप जानते होंगे, नहीं जानते क्योंकि आपके सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डिफरेंट स्पीशीज़ में जैसे एक जनरली वाइडर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या फिर वाइडर ग्रुप ऑफ एक ग्रुप ले लूँ मैं, उसको एक तरीके से स्पेसिफाई करूँगा मैं, उसको तो क्या कहूँगा, स्पीशीज़ कहूँगा। जैसे कि जो हम ह्यूमंस हैं, अगर मैं ह्यूमंस को ग्रुप करूँ, मैं जितने भी ह्यूमंस प्रेजेंट हैं इस टाइम पर, तो वो कि एक ग्रुप को आप कैसे बताओगे कि ह्यूमंस का होगे? नहीं, हम उनको ह्यूमंस नहीं कहते, हम उनको स्पीशीज़ कहते हैं। स्पीशीज़ में उनको उनका एक नाम दे रखा है। ऐसी आपकी बर्ड हुई और इंसेक्ट हुए, इन सबको हमने एक क्लास में डिफाइन कर दिया, उसको क्या कहते हैं, हम स्पीशीज़ कहते हैं। अब जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारी स्पीशीज़ जो है वो होती है होमो सैपियंस। तो ऐसी प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, हम उन 2 डिफरेंट स्पीशीज़ को क्रॉस करा के एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड होता है इंटरजेनेरिक। अब इंटरजेनेरिक क्या होता है? अब मैंने डिफरेंट स्पीशीज़ को क्लासीफाई किया, अब मेरी स्पीशीज़ को कौन क्लासीफाई करेगा? तो स्पीशीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? जैसे कि एक स्पीशीज़ है जिसमें 3 क्वालिटी हैं, ए बी सी। ठीक है, ये आपकी एक स्पीशीज़ है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, और दूसरी स्पीशीज़ है इसकी है डी एफ और ए, ये उसकी स्पीशीज़ है, ये स्पीशीज़ के कैरेक्टर्स हैं। तो हम इनका एक क्या करते हैं, एक कॉमन ट्रेट निकालते हैं। हम सोचते हैं जैसे इसमें भी ए रहा है और इसमें भी ए रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो ए टाइप का जेनेटिक या फिर जेनेटिकली, ये बहुत डीप जा रहा है तो जो मैं से स्पेसिफाई करता हूँ। हाँ, क्वालिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे आप गुस्सा करते हो, कोई और गुस्सा करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि गुस्सा जस्ट अभी पैदा हुआ है अभी क्वालिटी आ गई, नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो गुस्सा जो वो है ये हमने किसी और से पहले से लिया है, यानी हमारे अंदर बॉडी के अंदर पहले से हमारे आया है। तो हम इसी क्वालिटी को अगर चेक करते हैं, ये तो हो गई स्पीशीज़, ये आप मान लो स्पीशीज़ है, ये 2 स्पीशीज़ है अलग अलग। ठीक है, अब इन स्पीशीज़ को मैं एक कॉमन कैरेक्टर ढूंढता हूँ, यानी कॉमन ट्रेट ढूंढता हूँ कि इनका भी एक कॉमन एंसिस्टर रहा होगा, या फिर इनको मैं ग्रुप करता हूँ तो इनका एक क्या बनता है, जीनस बनता है, जीनस। अब जीनस डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ के बनते हैं। ठीक है, तो एक जीनस ये बन गया, एक जीनस अलग होगा, तो उन 2 जीनस वाले प्लांट को अगर मैं क्रॉस करवाऊँ तो इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, बहुत सिंपली समझाने की कोशिश करी है मैंने। फिर बात करते हैं फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इंप्रूवमेंट आर डन। अब सीधी सी बात है, वैरायटी इंप्रूवमेंट क्यों कर रहे थे हम? ये 3 पॉइंट तो ही गए। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट मैंने एज इट इज़ लिख लिए। हाई यील्ड होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट क्वालिटी होनी चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखा है मैंने? बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? जनरली डिजीज़ जो आपके प्लांट को ख़राब कर दे या इंसेक्ट आपके प्लांट को खा जाएँ, ये होते हैं आपके ऐसी चीज़ें जो बायोलॉजिकली हैं, एक तरीके से बोलूँ, ये बायोलॉजिकली चीज़ें हैं। अबायोटिक क्या होता है? अबायोटिक वो चीज़ें होती हैं जो
मतलब बायोलॉजिकली नहीं है, ये सीधे डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट पे। ड्रॉट हो गई आपकी, सूखा पड़ना, हीट हो गई, कोल्ड हो गई, ये आपके इनसे अलग है, ठीक है। तो ये दो तरीके के रेजिस्टेंट होने चाहिए, यानी वो मेरी डिजीज़ और इंसेक्ट को भी मात दे दे, क्रॉप ऐसी होनी चाहिए, यानी जैसे डिजीज़ ने खा लिया या फिर इंसेक्ट लग गया उससे भी बच जाए, और हीट और कोल्ड यानी इसमें गर्म हवा या ठंडी हवा या फिर कैसा भी कंडीशन या वेदर रहे उसमें भी वो खड़ी रहे, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब क्या है, मैच्योर होते हैं, आपने नाम सुना होगा मैच्योर। तो मैच्योर का मतलब जैसे घर पे भी बोलते रहते होंगे, आप क्या 10th क्लास में आ गए हो, 10th 11th में आ जाओगे जल्दी, तो लोग बोलेंगे मैच्योर हो गया भाई, समझने लगा है, ठीक है, नहीं बोलेंगे समझने लगा है। तो ऐसी जो प्लांट है हम उसमें मैच्योर का मतलब क्या करें कि वो पहले एक छोटा सा प्लांट था, बहुत सीड, मतलब सीड के बाद प्लांट बहुत छोटा सा बना, उसके बाद वो बहुत बड़ा प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटे से लेके बड़ा हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्लांट को, कि भाई अब ये मैच्योर हो गया है। ऐसे ही जब कोई बच्चा होता है वो 18 साल की एज के आसपास आता है तो हम कहते हैं कि भाई अब ये मैच्योर हो गया है। इंसानों में मैच्योरिटी की डेफिनेशन अलग है, प्लांट में अलग है, मैच्योरिटी की इंसानों में अलग डेफिनेशन है, तो उसके बारे में बात करेंगे कभी ना कभी आपसे। फिफ्थ है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी यानी मेरा जो सीड था मैं उसे अभी बस अपने, जैसे उत्तर प्रदेश है उसमें यूज़ कर रहा हूँ, पर कोई महाराष्ट्र वाला आता है वो बोलता है यार क्या क्या सीड है, इससे क्या प्लांट उग रहे हैं, क्या हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को, तो एक काम करता हूँ उसको मैं महाराष्ट्र में भी एक्सपोर्ट करता हूँ। जो आया ट्रेडर बोलता है मैं इसको महाराष्ट्र में एक्सपोर्ट करता हूँ, वहीं एक तेलंगाना से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई जम्मू कश्मीर तो रहने दो, वहाँ तो थोड़ा वेदर कंडीशन अलग है। तो यानी मेरे ज़्यादातर जो मिडल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो हमें भी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, उसकी एडेप्टिबिलिटी बढ़ गई, यानी यहाँ के लोग भी उसे यूज़ कर रहे हैं, बाहर के लोग भी उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स क्या है मेरा, सिक्स है मेरा डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सिंपल सा है कि मैं एक ऐसा प्लांट या फिर ऐसा सीड बोऊँ ज़मीन में जो मेरे लेस न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करे सॉइल में से, और क्या दे, हाई प्रोडक्टिविटी दे, यानी मेरी मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट है वो एकदम से सोख ना ले सारे के सारे। क्यों, क्योंकि मेरे को उस मिट्टी में वापस प्लांट उगाना है फिर से आगे, तो उसमें वो लेस कंज्यूम करे उसके न्यूट्रिएंट को, और हाई प्रोडक्टिविटी दे, यानी लेस न्यूट्रिएंट कंज्यूम करे और हाई प्रोडक्टिविटी, यानी हाई क्या दे, आपका एंड प्रोडक्ट दे। जैसे कि मैंने गेहूं का कोई फसल लगाई, गेहूं का बीज डाला ज़मीन में, तो वो क्या करे, मेरी मिट्टी से लेस न्यूट्रिएंट ले भले ही, पर क्या दे, मुझे अच्छी क्वालिटी का गेहूं प्रदान करे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, इसके आगे चलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट पे। आशा करता हूँ आपने पिछली जो स्लाइड थी या फिर जो पिछले लिखा था वो लिख लिया होगा। अब चल रहे हैं आपके सेकंड पार्ट पे, वो है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या बात हो रही है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने प्लांट को, हमें किस टाइप का सीड चाहिए था, किस टाइप की क्रॉप चाहिए थी वो मालूम पड़ गया। अब उगाना कैसे है ये बताओ, है उगाना कैसे है, मेरे को न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आता है वो। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी हमें अब न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करना आना पड़ेगा, यानी जो फैट्स, प्रोटीन और ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है इसको हमें मैनेज करना है, ठीक है। पहले हम न्यूट्रिएंट्स के टाइप को जानते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। वहीं मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या चाहिए होता है, आप खुद बताइए। हमें प्रोटीन चाहिए होता है, हमें फैट्स चाहिए होते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। वहीं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट में बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में हमको इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हुआ और सोडियम हुआ, ये सब हमें चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ऐसे ही प्लांट जो होता है, प्लांट को भी मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका नाइट्रोजन चाहिए होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में इसेंशियल अदर एलिमेंट्स, या फिर वहाँ पे भी आप मैग्नीशियम या सोडियम ले सकते हो, ठीक है। वहीं क्या बात करता हूँ मैं, अब न्यूट्रिएंट्स कैसे दिए जाएं प्लांट को। तो पहला बात आती है मैन्योर। मैन्योर यानी खाद। कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर मेड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। हमें क्या करना है, अब हमें एक ऑर्गेनिक मैटर बनाना है। वो किससे बनेगा,
डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, आपको खाद बनाने का तो सिंपल मालूम ही होगा कि खाद कैसे बनाई जाती है। एक बार प्रोसेस बता देता हूँ पूरा। मिट्टी में आपके एनिमल एक्सक्रीटा यानी काव यूरिन हुआ, और जितने भी हम वेस्ट करते हैं हमारी बॉडी से निकालते हैं उनको लेंगे। और प्लांट वेस्ट जो होता है, जैसे हमारे फूल पत्ते टूटे हुए जो कोई यूज़ नहीं आ रहे, उनको हम लेते हैं, उनको हम डालते हैं एक जगह पर। फिर सॉइल क्या करती है, उनमें सॉइल उसमें इम्प्रूवमेंट करती है, उनको डिकम्पोज करती है। डिकम्पोज यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देती है। ठीक है, ये हो, और फिर बाद में जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कह देते हैं, मैन्योर। हेल्प इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये हेल्प करती है प्लांट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में। और रिसाइकल फार्म वेस्ट, अब आपके जो फार्म है या फिर फार्मिंग कर रहा है कोई किसान, तो उसका जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो वापस अपनी खेती में लगा सकता है, जिससे वो क्या हुआ, वेस्ट जो होता है वो रिसाइकल हो गया। अब बात करते हैं आप किसकी, कंपोस्ट की। मैन्योर के अंदर मतलब मैन्योर और कंपोस्ट बहुत क्लोजली एक ही चीज़ है, पर उसमें क्या होता है, कंपोस्ट में आपका ये जो होता है ये पार्ट ये कट जाता है। ठीक है, उसमें बस प्लांट वेस्ट की बात करते हैं हम। ठीक है, तो कंपोस्ट में क्या होता है, कंपोस्ट में हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट बाय सॉइल इन पिट्स। हमने एक पिट लिया, एक पिट यानी आप छोटा सा एक स्क्वायर टाइप का रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स सा समझ लो, उसकी हाइट करीब इतनी मान लो, उसके अंदर हमने सॉइल डाली और क्या किया, ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट डाला, वही सूखे पत्ते और बाकी चीज़ें, और उनको क्या करवा दिया, डिकम्पोज करवा दिया सॉइल में, तो हमारी क्या बन गई, कंपोस्ट बन गया। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सेम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट वेस्ट बाय सॉइल नहीं, अब किससे होती है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करता है, उस चीज़ को खाता है प्लांट वेस्ट को, उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हुए चले जाता है। फिर आता है ग्रीन कंपोस्ट। ग्रीन कंपोस्ट में क्या होती है, जो हमारी ग्वार होती है उसको क्या करते हैं हम, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, उसको फिर क्या करते हैं हम, फावड़े से लेके, फावड़ा प्लोइंग, फावड़े से उसको हम सॉइल में गाड़ते हैं उसको बार बार, जिससे क्या होता है वो टूटता चले जाता है, और उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ठीक है, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। इसको जल्दी से लिख लीजिए। आशा करता हूँ आपने पिछली स्लाइड जो पीछे लिखा था उसको लिख लिया होगा। अब आगे चल रहे हैं, आगे क्या है आपका, अब मैन्योर का दूंगा, मैन्योर के अब सेकंड मैन्योर के अलावा आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र को। फर्टिलाइज़र क्या होता है, सप्लाई नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस अप्लाइड अंडर केयरफुल मैनर। ठीक है, और क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, कंटिन्यूस यूज डिस्ट्रॉय द सॉइल। ठीक है, डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब बात करते हैं आपका फर्टिलाइज़र होता क्या है। फर्टिलाइज़र कुछ नहीं है, मैन्योर क्या था आपका, ऑर्गेनिक मैटर था, बिल्कुल नेचुरल, कोई मिलावट नहीं। वहीं ये क्या है, केमिकल। फर्टिलाइज़र क्या है आपका, एक तरीके से बोल सकते हो जस्ट एक केमिकल, यानी इट इज़ मेड अंडर द लैब्स, लैब के अंदर बनता है। और सप्लाई नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस, ये अच्छी मात्रा में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो क्रॉप को उगने के लिए ज़रूरी होते हैं। अप्लाइड अंडर ए केयरफुल मैनर, अब इसको जो लगाया जाता है, मुँह पे कपड़ा बांध के छिड़का जाता है, ताकि अगर ये इंसान ले ले तो कहीं उसको हार्मफुल इफेक्ट ना हो जाए। पर इससे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बार बार फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया आप वीडियो बना रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि हमारे खेतों में तो फर्टिलाइज़र ही उगता है, मतलब फर्टिलाइज़र ही डलता है? तो आप कैसे बोल सकते हो ये? देख भाई, चाहे अगर मेरी बात पे तुम्हें भरोसा ना हो तो गूगल पर सर्च कर लेना कि फर्टिलाइज़र से आगे आने वाले 10-20 सालों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। चाहे तो ये वीडियो भी यूट्यूब पे रहेगी, 10-20-30 साल बाद अगर हमने अपना जो फर्टिलाइज़र यूज़ करने की टेक्निक है उसको नहीं बदला, हमारी सॉइल पक्का डिस्ट्रॉय होगी। मतलब हमारी मिट्टी की हालत पता कैसी हो जाएगी, आप उसमें कोई सी भी तरीके का बीज डालना, कुछ भी तरीके की कोई भी चीज़ डालना, वो उगेगा नहीं। ये एक हार्ड रियलिटी है भाई। तो इसी से हमें फर्टिलाइज़र का एक तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, सरकार को इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। पर ऐसा होता क्यों है, कोई चीज़ उगेगी क्यों नहीं फर्टिलाइज़र यूज़ करने से? देख भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं बोलूँ, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, खेलना कूदना भी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं यूँ बोलूँ कि भाई बस पढ़ाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, या अगर बोलूँ बस खेल खेल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सही है, होगा क्या? अगर आप जिसमें ज़्यादा टाइम दोगे वो आपके लिए बेहतर बन जाएगा। ठीक है,
जिसमें आप टाइम नहीं दोगे वो आपके लिए बेकार बन जाएगा, ठीक है। पर हमें प्लांट में ऐसा कुछ नहीं करना है, प्लांट को सब चीज़ चाहिए होती है भाई, ठीक है। अगर उसको एक चीज़ में आप मात्रा कम कर दोगे उसकी, तो पता है क्या होगा, बाकी में तो उसकी मतलब सॉरी प्लांट नहीं, सॉइल की बता रहा हूँ। सॉइल में अगर आप एक चीज़ की मात्रा ज़्यादा कर दोगे, दूसरी कम कर दोगे, तो वो उसमें बढ़ता चले जाएगा, बाकी में तो बेकार हो जाएगा। पर हमारी सॉइल को हर चीज़ चाहिए भाई, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए। अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस की मात्रा तो ज़्यादा हो जाएगी, पर बाकी चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमारे मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, उसको उगने के लिए या फिर जो हेल्प करता है प्लांट को उगाने के लिए, उसको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप उसमें बार बार केमिकल छिड़कोगे तो उस उनकी क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी, तो उससे क्या होगा, आपका सॉइल क्या होगी, हार्म हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो देख लेना गूगल पे रिसर्च करके, बहुत सारे अभी मूवमेंट चल रहे हैं दुनिया में, कि मिट्टी को कैसे बचाया जाए। अब बात करते हैं सेकंड, आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट क्या था आपका, जिसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र था, और ठीक है, इसमें एक और पार्ट था, वो आगे पढ़ाऊँगा। और अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आ गए, वो है इरिगेशन। इरिगेशन यानी देखो, पहले न्यूट्रिएंट तो हमें चाहिए ही चाहिए प्लांट के लिए, सेकंड क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। पानी कैसे मिलेगा, इरिगेशन, ठीक है। पानी मिलेगा हमें कुएँ से, कैनाल से, रिवर से, टैंक से। कुएँ आपको मालूम ही है, पुराने टाइम पे डग वेल हुआ करते थे। डग वेल यानी खोदते थे हम ज़मीन को जब तक पानी ना मिल जाए। पर उस टाइम पे कुछ व्यवस्थाएं या फिर आसार जो थे, मतलब प्रकृति जो थी हमारी, कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, अच्छी हवा थी, अच्छा खाना था, अच्छा सब था। तो पानी का जो लेवल था वो धरती के बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, आपका 20-50 फुट, मुश्किल से 50 फुट खोदते थे, 20-30 फुट, 50 फुट पे आपका पानी निकल आता था। आज ऐसी हालत हो गई है, 100-150 फुट पानी नीचे चले गया है, वाटर टेबल डाउन हो गई है। तो डगवेल तो अब जहाँ तक है नहीं होता है, अब ट्यूबवेल का सहारा लिया जाता है। ट्यूबवेल कुछ नहीं है आपके, वही अब 150 फुट पे पानी निकाला जाएगा धरती से, और वही आपके क्रॉप में छोड़ा जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर। कैनाल्स क्या है, कैनाल ब्रांच ऑफ रिवर। आपकी जो रिवर होती है उसी को काट काट कर बहुत सारी ब्रांचेस निकाल दी जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। जैसे एक फेमस कैनाल है हमारी इंडिया में, इंदिरा गांधी कैनाल, जो आपकी पंजाब में से होके जाती है। क्योंकि वहाँ पर रिवर प्रोडक्शन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था, मतलब पानी बहुत ज़्यादा डिमांड में चाहिए, तो उन्होंने नदी को काट के ही वहाँ से कैनाल निकाली है, ताकि जो आपके राइस उगता है उसके लिए भरपूर मात्रा में क्या हो, पानी अवेलेबल हो। रिवर लिफ्ट सिस्टम कुछ नहीं है, रिवर है आपके साइड साइड में जो खेत हैं उधर, मतलब एक तरीके से एक बैरियर बना दिया गया, लिफ्ट सिस्टम बना दी गई है। जैसे आपको खेत में ज़रूरत होगी, उस रिवर को जो लिफ्ट है उसको अप कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपके पानी पहुंच जाएगा। आपका फोर्थ क्या है, टैंक क्या है, यानी टैंक तो जानते हो भाई, कि पानी मिला आपको कहीं से, आपने पानी का जुगाड़ किया और आपने उसको स्टोर कर लिया, या फिर आपने खेत के साइड में एक बहुत बड़ा टैंक बनाया, उसमें पानी स्टोर करा है। अब उसको आप रेगुलरली खेतों में छोड़ते हो, और उससे आपकी जो फसल है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं लास्ट पार्ट पे, इसके लिख लो इसे। आशा करता हूँ आपने पीछे की जो स्लाइड है वो लिख ली होगी। अब आगे चलते हैं किस पे, क्रॉपिंग पैटर्न्स पे। ये क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब हमने बात कर ली न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हमने बात कर ली पानी के बारे में, ठीक है। अब ये तो बताओ प्रोड्यूस कैसे करूँ मैं, कि मेरे को मैक्सिमम मेरी मतलब प्रोडक्शन मेरा इम्प्रूव हो। तो उसके लिए क्या किया मैंने, अब मैंने क्रॉपिंग पैटर्न को लाया। क्रॉपिंग पैटर्न यानी अब मेरी फील्ड है, मैंने उसमें एक तरीके से सारी बिछा दी, मतलब सारी सीड बिछा दी और क्रॉप प्रोड्यूस हो गई। नहीं, अब दो तीन तरीके के आपके सिस्टम है। वो क्या है आपके, पहला है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, टू और मोर क्रॉप, मैंने दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक ही फील्ड पे लगाया, ठीक है, जिनकी क्या है डिफरेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है। एक 2 महीने पहले उग जाएगी, एक 2 महीने बाद उगेगी, ठीक है। वंस मेजर क्रॉप, एक इनमें से क्या होती है, मेजर क्रॉप होती है, यानी जैसे मैं बोलूँ गेहूँ या बाजरा, तो मैं क्या करूँगा, गेहूँ को बोलूँगा ये मेजर है, बाजरा लो है, ठीक है। तो इनमें से एक मेजर क्रॉप होती है। जैसे मैंने 2 क्रॉप लिए ना, जैसे ये मेरा फील्ड है, अब मैंने बोला कि मैं इस इतने में इसमें डिफाइनेट पैटर्न नहीं होता है। पहली बात ऐसे कर सकते हैं, ये इतना, इसको मैं 4 भाग में बांट देता हूँ, 6 भाग में बांट देता हूँ। इसमें मेरी जी यानी गेहूँ, 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 और आपका बाजरा, 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 ठीक है।
एक में मैं बोलता हूँ इसमें मैं गेहूँ उगाऊँगा, एक में मैं क्या उगाऊँगा, बाजरा उगाऊँगा, या फिर मैं इसको भी गेहूँ कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक मेजर क्रॉप रहेगी, ठीक है। अब मैंने सेम पीस ऑफ लैंड पे अनडिफाइनेड पैटर्न में डिफरेंट लाइफ साइकिल की क्रॉप उगाई है, जिससे और इसका मेरा जो मेजर इसको इस क्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ करने का होता है वो क्या होता है, रिस्क को रिड्यूस करना है। रिस्क कैसे रिड्यूस होगा, जैसे मैंने बोला मैंने गेहूँ उगाया और संग में बाजरा उगाया। अब मान लेते हैं मेरे बाजरे को इंसेक्ट खा गया या फिर बेकार हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, गेहूँ तो है ना अपने पास, बाजरा भी बेकार हो गया कोई दिक्कत नहीं है, गेहूँ तो है। अगर मैं इसी की जगह पूरे उसमें बारले या फिर आपका पूरा बाजरा उगाता और उसको फसल को कीड़े खा जाते तो इसका मतलब क्या होता, मैं तो बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 2 क्रॉप यूज़ करी अनडिफाइनेड मैटर में, जिससे हो मैं रिड्यूस हो रिस्क। ये होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। सेकंड क्या है मेरा, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, बहुत दोनों सिमिलर ही हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसमें भी 2 और मोर क्रॉप को उगाऊंगा मैं एक ही फील्ड पे, सेम फील्ड पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेम लाइफ साइकिल होगी। सेम लाइफ साइकिल यानी अब जैसे मैं इसमें जैसे आपका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, हाँ 2 ले लेता हूँ, बस 2 ले लेता हूँ। चावल ले लेता हूँ और आपका चावल ले लेता हूँ और क्या ले लूँ, चावल के संग कौन सी और खेती होती है आपकी, मक्के की होती है, ठीक है। तो राइस ले लेता हूँ और मेज़ ले लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला आधा खेत मेरा राइस का, आधा खेत मेरा मेज़ का यानी मक्के का। डिफाइनेड पैटर्न में आधा इसका होगा आधा होगा, डिफाइनेड पैटर्न है, सेम फील्ड में होगा, ठीक है। ऐसे अब मैं ऐसे क्या करूँगा, आपकी क्रॉप को उगाऊँगा और इसका जो मेरा मेन मोटिव हुआ वो क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसमें भी सेम, इसका भी फ़ायदा वही है, जैसे एक को मेरा कीड़ा खा गया तो एक बच जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरा मेन टारगेट प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। तो ये 2 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। ये एग्ज़ाम में जहाँ तक है पूछा जा सकता है क्योंकि इसके आसार ज़्यादा होते हैं आने के इस चैप्टर से। अब बात करते हैं आपकी इन दोनों को पढ़ने के बाद, जो मैं बोल रहा था कि आपको बाद में पढ़ाऊँगा, वो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। वन ऑफ दी बेस्ट अब तक की जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनमें से आपकी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था कि उसके क्या डिसएडवांटेज हैं बहुत तगड़े वाले, वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग इसकी जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, वही पुरानी जो टेक्निक है हमारी, जो हमारे पुराने टाइम पे लोग यूज़ किया करते थे, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं इधर। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी को हम यूज़ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी धरती को या फिर सॉइल को ख़राब होने से बचा रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, मिनिमल यूज़ या फिर नो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र यानी केमिकल को तो बिल्कुल टच भी नहीं करना है इस फार्मिंग में। एंड मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर यानी इसमें मेरे को खाद कंपोस्ट इनका यूज़ करना है, ठीक है। यानी मिट्टी में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर डलेगा। अब यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स कुछ नहीं है, सिंपली जो आपके क्रॉप को उगाने में हेल्प करें वो आपके बायो एजेंट्स हो गए। विद हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक मैटर और हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम यानी या तो मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, ये एक्स्ट्रा नॉलेज से पर यार पढ़ना है तो खूब मस्त से पढ़ो, ठीक है। सिक्किम हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही वहाँ के लोग जो फार्मर्स हैं वो लखपति बन चुके हैं। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे तो आप खुद गूगल पर रिसर्च कर लेना, यूट्यूब पर रिसर्च कर लेना, कहीं भी रिसर्च कर लेना। जहाँ पर हमारे यूपी का कोई स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर है, ठीक है, वहीं एक सिक्किम का स्मॉल लैंड होल्डिंग जो फार्मर है वो उससे ज़्यादा कमा रहा है। ये सीधी सी बात है। क्यों, आप खुद देखो, केमिकल की जो सब्जी हैं, केमिकल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है मात्रा में, क्वांटिटी जिसकी होगी, एक रूल है, देखो मेरा मानना है कि जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, हमेशा उसकी क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। सीधी सी बात है। हाँ, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, कम होती है। और जैसे मैंने फर्टिलाइज़र से जो हमारे यहाँ जो सब्जियाँ उगाई जा रही हैं
उनकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है पर उसमें क्वालिटी क्या है, बेकार है। क्यों? केमिकल डाला है। पर मैं वही बात करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सिक्किम में हो रही है उसमें क्या हो रहा है, मेरी क्वांटिटी भले ही कम है, मतलब मैं कम क्वांटिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत तगड़ी है। क्वालिटी का मतलब भैया, क्वालिटी से आप क्या कहना चाह रहे हो? क्वालिटी से मेरा मतलब है, मैं टमाटर लेता हूँ यूपी से, दिल्ली के आसपास से, एनसीआर रीजन से, ठीक है। मैं उस टमाटर को खाता हूँ, ज़्यादा टेस्ट नहीं आया, न्यूट्रिशन वैल्यू कम है उसकी, ठीक है। वही मैं एक सिक्किम से लेता हूँ, सिक्किम से वो फ्रेश टमाटर है, अच्छा टमाटर है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, उसमें अच्छी तरीके से या फिर उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो वही जो मेरा प्रोडक्ट है ना, जिसकी क्वालिटी बढ़िया है, वो अच्छे दाम पे बिकेगा, ठीक है। तो बस अब इसके आगे देखते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो आशा करता हूँ आपने वो लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं किसके, क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। यानी अब मैंने क्या कर लिया है, मैंने मेरा सीड सेलेक्ट कर लिया कौन सा करना है, फिर मैंने ये कर दिया कि उसको प्रोड्यूस कैसे करना है, उसको उगाना कैसे है। अब मैं थर्ड क्या कर रहा हूँ, अब उससे प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। क्रॉप्स इन्फेस्टेड बाय, ठीक है। पहले क्या बात करते हैं कि क्रॉप्स में जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे होती है। अब मेरे को प्रोटेक्ट करना है, पहले तो मेरे को उसकी वो पहचाननी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास गए, भाई चोट लग गई, तो पहले डॉक्टर चोट को देखेगा तो सही कि भाई चोट कहाँ लगी है, कैसे लगी है, कौन सी चोट लगी है, तब मैं इलाज करूँ। तो पहले मैं करूँगा प्लांट को देखूँगा कि प्लांट में क्या प्रॉब्लम हुई है, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा आपको। तो क्रॉप्स में जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे होती है, या तो वीड होती हैं, वीड्स जो होती हैं आपके अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो क्या होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट होते हैं जो आपके कल्टीवेटेड फील्ड में उग जाते हैं। अब जैसे मेरी कोई गेहूँ की फसल है, साइड में उग रहा है उसके कोई ऐसा प्लांट जैसे जैंथियम उग गया है, जैंथियम उग रहा है। अब मेरा वो न्यूट्रिएंट था वो उसमें आना चाहिए था आपके गेहूँ में, वो उसका न्यूट्रिशन अपने पास ले गया या फिर उसको डैमेज पहुंचा रहा है आपके गेहूँ को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, ठीक है। तो पहले तो हो गया वीड, सेकंड क्या होगा, डिजीज़ हो गई। डिजीज़ में क्या आते हैं आपके, फंगाई हो गई, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और डिजीज़ हो गए। पैथोजेंस हो गए, पैथोजेंस क्या करते हैं आपके, पैथोजेंस वायरसेस विच इन फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर एंड एयर ट्रांसमिशन। ये पैथोजेंस एयर डिजीज़, ये आपके एक चैप्टर होता था यार 9th में, वो डिलीट कर दिया है, पर कोई बात नहीं, पढ़ लो अभी भी, सिंपल सी बात है, इतना लिख के आ जाओगे बहुत मिल जाएगा यार, ठीक है। मतलब समझने की बात है, समझो बस कि पैथोजेंस एक तरीके के डिजीज़ है, जिससे क्या वो किससे ट्रांसमिट होते हैं, आपके सॉइल वाटर एयर से, जो आपके अगर एक बार प्लांट में लग गए तो उसको क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। अब क्या बात करता हूँ इंसेक्ट और पेस्ट की। इंसेक्ट या पेस्ट या फिर कुछ ऐसे चीज़ें या जो साले साले मतलब भाई सॉरी गलती से बोल दिया, जो साले मतलब ऐसे होते हैं कि लग गए ना भाई। इंसेक्ट तो इतना बुरी चीज़ है ना भाई, इंसेक्ट तो खा जाता है पूरा। जैसे कोई या जैसे आपके कोई प्लांट हो रहा है, जैसे अमरूद, अमरूद वाला, अमरूद भाई बहुत फेवरेट है मेरा, तो अमरूद हो रहा है भाई, उसमें साले कीड़ा लगेगा, वो तो कीड़ा अंदर तक, बिल्कुल अंदर तक जाके पूरा उसको क्या कर देता है, खा जाता है, खोखला कर देता है। जैसे निकाला भाई अंदर तो कुछ नहीं है, हो गया स्कैम, हो गया है। तो ऐसा क्या करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट, क्या करते हैं आपके रूट को अटैक करते हैं, स्टेम को अटैक करते हैं और लीफ को अटैक करते हैं, और सकिंग सेल्स है, वही है अंदर के पूरा ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं। बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट, अंदर घुस जाते हैं पूरा आपके प्लांट के बाय प्रोडक्ट में। अब क्या बात करें, अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका सॉल्यूशन तो बताओ भैया, आपने प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन बताओ। देख भाई सॉल्यूशन क्या है इसका, कंट्रोल मेथड, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। देखो भाई थोड़ी सी मैं आपको पहले बताता हूँ, मेरे थोड़ा सा मैं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरा, कि कभी कभी मैं कुछ बोलना और चाहता हूँ, बोल कुछ और जाता है, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और अभी जो मैंने बोला उसके लिए भी बहुत माफ़ी चाहता हूँ भाई, अपनी भावनाओं में बह गया है, ठीक है। तो कभी कभी जब मैं स्लिप ऑफ टंग हो जाए मेरा, फिर मैं थोड़ा बेकार बोलने लगता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और जल्द ही मैं बिल्कुल क्लियरली आपको अच्छे से कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है। अपने में बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी करके अच्छी तरीके से डिलीवरी दे पाऊँ, आपको लेक्चर की अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड्स। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें बस प्लांट पे डालने हैं, पेस्ट नहीं आएगा और हर्ब नहीं उगेंगे और आपके इंसेक्ट नहीं होगा और फंगाई नहीं उगेगी। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट।
थोड़ा सा आत्माओं का, थोड़ा आत्माएं आती रहती इधर आसपास, आत्माएं जानते हो ना आत्माओं को, तो भाई ख़राब कर दिया था मैंने, सही कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो आप। मैकेनिकल रिमूवल ऑफ प्रिवेंटिव मेथड्स टाइमली सोइंग क्रॉप रूट फॉर प्रोटेक्शन नेक्स्ट। सीधी सी बात है, क्या करना है मेरे को ध्यान रखना है क्रॉप का कि इस पर कहीं लगा तो नहीं, और जैसे ही लगेगा उस पर या फिर थोड़ा सा भी मेरे को देखा कि इसमें इन्फेक्शन फैल रहा है या फिर एक ख़राब हो गई है, तो उसको मेरे को वहाँ से क्या करना है, कट कर देना है। कट क्यों कर देना है? अगर वो वहाँ पे फैला तो पूरे प्लांट को अपने चपेट में ले लेगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि आपके चोट लगी बहुत ज़ोर की, तो पहले होता था ये, पहले मतलब अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, तो इंजेक्शन वैक्सीनेशन हो जाता है। पहले की मैं जब आपको वॉर की बात बताऊँ, तो किसी की अगर लोहे से कट जाता था हाथ पाँव, तो क्या होता था, उसकी टिटनेस फैल जाती थी। तो पुराने लोगों में जो वो थी कि इसको सही कैसे करते हैं, वो पता क्या कैसे करते थे, जैसे मेरे पाँव में पूरा मेरा अंगूठा, मतलब हाफ अंगूठा मेरे उसमें कट हो गया और उसमें मेरी टिटनेस फैलेगी, तो पता है वहाँ क्या करते थे, पूरा पाँव का पाँव कट कर देते थे। क्यों? उनका दिमाग क्या चलता था कि प्लांट में उगता है, प्लांट में से कोई इंसेक्टिसाइड लगा या पेस्टिसाइड लगा तो वो क्या करेगा, पूरी फसल को खा जाएगा, तो उसको वहाँ से काट दो ताकि वो आगे खा ना पाए उसे। फिर क्या करते, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप को मैं सिस्टमेटिकली रोटेट करता रहा हूँ। पहले इधर लगाया, मतलब मेरे फील्ड में, उसका पहले कोई और सिस्टम था, फिर उसको मैंने किसी और सिस्टम से रिप्लेस किया। टाइमली सोइंग यानी मेरे को फसल टाइम पे लगानी है। डीप फ्लोइंग यानी मेरे को अंदर तक उसकी फावड़ा से वो करनी है, खोदनी है बार बार। और क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, सॉरी सही कर देता हूँ इसे। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी यानी मेरे को वैरायटी, हाँ, मेरे को ऐसी वैरायटी की फसल यूज़ करनी है जो क्या करे, इन चीज़ों को पहले ही रेजिस्टेंट करके चले। यानी जैसे पेस्ट ने खाया, पेस्ट लगी मेरे प्लांट में, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट मर गया भाई, ऐसी प्लांट होना चाहिए मेरा, ऐसा रेजिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा पावर होनी चाहिए कि कोई भी डिजीज़ लगा, फसल को कुछ नहीं हुआ, फसल वहीं की वहीं खड़ी है, डिजीज़ मर गया। ठीक है, तो इसे लिख लो। अब इसके आगे चल रहे हैं आपके नहीं, पहले रुक जाओ, इसी में बता देता हूँ। अब इसके आगे क्या है, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, वो क्या है आपका, क्रॉप को स्टोर करने का। अब आपको मालूम है, अब सीधे जो हमारी फसल प्रोड्यूस हुई है, जब हमने अब फसल को निकाल लिया है, तो हमें क्या करना है, उसको अच्छे से क्या करना है, उसको अलग करना है। इसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो आपने 6th क्लास में पढ़ी होंगी, 6th क्लास में हमें पढ़ी होंगी कि कैसे क्रॉप को अलग करते हैं, और अच्छे से छानना, उसको रिफ़ाइन करना है, और उसको एक ड्राई जगह पे स्टोर करना है। क्यों? ताकि उसमें मॉइस्चर ना लगे, कीड़े ना लग जाएं, तो हम उसको एक स्टोरेज फैसिलिटी में क्या करते हैं, अच्छी तरीके से स्टोर करते हैं। बस उसका सिंपल सा ये बात है। अब इसके क्या कर रहे हैं, आगे हम चल रहे हैं आपके एनिमल पार्ट पे। आपका पूरा प्लांट पार्ट जो था वो ख़त्म होता है, इसके आगे हम चल रहे हैं एनिमल पार्ट पे। तो शुरू करते हैं आपका एनिमल वाला पार्ट। तो देखो, जैसे हमने प्लांट को क्या किया था, वैरायटी, प्रोडक्शन, और क्या था लास्ट में, प्रोटेक्शन। इसमें सिंपल सी, एनिमल क्या होता है, आपको एनिमल भी हमारे लिए खाने का सोर्स है, मेरे लिए तो नहीं है भाई, ठीक है, लोगों के लिए खाने का सोर्स, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इसके बाय प्रोडक्ट खाने का सोर्स है, एनिमल खाने का सोर्स नहीं है भाई, वेजिटेरियन है प्योर है, बहुत लोगों के लिए एनिमल खाने के सोर्स है। तो एनिमल को एक तरीके से क्या है, हमने बोला है मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, हमें फार्मिंग और उसके बाय प्रोडक्ट पे अब क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, कैटल फार्मिंग पहले आता है, पशुपालन। ठीक है, कैटल फार्मिंग में क्या हो रहा है, कैटल तो आप जानती हो सर आपका, ठीक है, अभी बात करते हैं, उसमें मालूम पड़ जाएगा। यूज्ड फॉर मिल्क एंड एग्रीकल्चर लेबर वर्क, जो आपका बैल होता है वो आपके लेबर वर्क के काम आता है, और जो गाय और भैंस होती है वो मिल्क के काम आती है। ठीक है, भैंसा इसके काम आता है। ठीक है, तो जो आपकी कैटल होती है, कैटल तो आप सब जानती हो, काऊ और बफेलो, इनको दो स्पीशीज़ में बांटा गया है। इनका नाम होता है, एक का होता है बॉस इंडिकस जिसको हम बोलते हैं काऊ, और बॉस ब्यूबेल्स जिसको हम क्या कहते हैं, बफेलो कहते हैं। ठीक है, तो ये दो स्पीशीज़ होती हैं, नाम थोड़ा सा याद रखना भाई। अब दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट है, इनको याद करो। ठीक है, अभी याद करो, मिल्क प्रोड्यूस जो करती हैं फीमेल, उनको हम कहते हैं MILCH, मिल्च। ठीक है, और वहीं जो फार्म में लेबर का काम करते हैं, देखो लेबर का काम अब तो नहीं करते,
पहले के टाइम पे आपके जो बैल होते थे, हम उन पे क्या करते थे, जैसे बैल है, इसको मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा बनाऊँगा। ठीक है, जो आपका बैल होता था, 4 पाँव बना देते हैं इसके, ये पूँछ इसकी। तो हम इसके क्या करते थे, इधर गले पे एक वो लगा देते, जो क्या करता था, आपके खेत को क्या करता था, वो करने में हेल्प करता था। ठीक है, आपके खेत जोतने में काम आते थे आपके बैल। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फार्म लेबर्स कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, हमको ड्रॉट कहते थे। ठीक है, तो पहला क्या होगा, मिल्च, दूसरा होगा ड्रॉट। ये पूछा जाता है भाई, तभी इंपॉर्टेंट करवाया मैंने। अब वही 3 बात करते हैं, वैरायटी कैसे इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन कैसे अच्छा होगा, और प्रोटेक्शन कैसे होगी। ठीक है, पहले बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी नहीं, सॉरी, प्रोडक्शन, इसमें प्रोडक्शन की बात नहीं करनी है, प्रोडक्शन की नहीं, प्रोडक्शन के आप मास पे प्रोड्यूस थोड़ी करोगे, प्रोडक्शन में नहीं, मतलब पर इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, हाँ, इसके इसेंशियल्स क्या हैं। जैसे मैं बात करता हूँ प्लांट उगाने के लिए क्या चाहिए था, इसमें हमको पालने के लिए क्या अच्छा चाहिए। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो प्रोडक्शन जो है, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज इन लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, जब गाय एक तरीके से प्रेग्नेंट होती है या उसका जो बच्चा होता है, वो एक क्या होता है, उसका एक लैक्टेशन पीरियड होता है। उस टाइम पे क्या होता है, काव जो होती है अपनी नॉर्मल मात्रा से दूध ज़्यादा देती है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा हमारा, कि उसका हम क्या करें, लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा कर दें। जिसमें क्या होता है, बेस्ट जर्सी काव, यानी जर्सी काव जो होती है आपकी, जिसके आपने देखा होगा ब्लैक स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स होते हैं, वो आपकी जर्सी काव होती है, उसकी लैक्टेशन पीरियड क्या होती है, ज़्यादा होती है। वही हम बात करते हैं रेड सिंधी, जो आपकी एक स्पीशीज़ है काव की, वो क्या होती है, डिजीज़ रेजिस्टेंट होती है। तो वही दिमाग में आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या करें इसमें, अगर मैं इसका क्रॉस इससे करवा दूँ, तो मेरी एक ऐसी स्पीशीज़ बनेगी जो क्या करेगी, अच्छा उसका लैक्टेशन पीरियड भी होगा और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होगी। ठीक है, सेकंड बात करते हैं फूड की, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट डेली, मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। ठीक है, 2 तरीके की रिक्वायरमेंट होती है मेरी, पहली होती है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट मेरी क्या होती है, डेली जो उसको खाना है पीना है वही सब, और मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट लैक्टेशन पीरियड पे मेरे को उसको कैसा खाना देना है। ठीक है, तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी 2 तरीके के टाइप होते हैं, एक होता है रफेज, एक होता है कॉन्सेंट्रेट। रफेज में क्या होता है आपका, रफेज मतलब हाई फाइबरस कंटेंट, और वहीं कंसनट्रेट में मेरा क्या होता है, हाँ, हाई प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के डेली रिक्वायरमेंट होते हैं जो कैटल को चाहिए होते हैं। प्रोटेक्शन में किससे कर सकता हूँ, बाय वैक्सीनेशन, टाइम पे टीका लगवाते रहें, कैटल की जान बचाते रहें। और वहीं मैं अगर इसको प्रोटेक्शन में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो आपकी सेम क्रॉप में थी, कि जो हमारा काव कैटल होते हैं उसको हमें रखने के लिए एक अच्छी सी जगह होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए, जगह सूखी रहनी चाहिए, हमेशा जगह साफ़ रहनी चाहिए, जिससे क्या हो, मेरी जो कैटल है उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो, हेल्थ बेकार ना हो, और वो अच्छे से वहाँ रह सके। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपने पिछला जो स्लाइड थी वो लिख ली होगी। अब बात कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग कुछ नहीं है, हैन, मुर्गा, मुर्गी, ये सब को जो हम पालते हैं इसको हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। टू रेज डोमेस्टिक फॉल बर्ड, या फिर बर्ड को पालने की जो तकनीक है या फार्मिंग है, जिससे हमारा एग प्रोडक्शन होता है और चिकन और मीट मिलता है हमें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें पहली बात आती है वही वैरायटी, फूड और प्रोटेक्शन। वैरायटी में क्या होता है, हमने 2 वैरायटी ली है, एक है एसील, एक है लेग हॉर्न। एसील जो है इंडियन है और लेग हॉर्न जो है आपकी एक्जॉटिक है, यानी आउट ऑफ इंडिया की है। इन दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइज करके जो स्पीशीज़ निकलती है, उससे क्या होता है, हमारा क्वालिटी ऑफ चिक्स निकलती है। क्वालिटी ऑफ चिक्स यानी जो उसके बच्चे प्रोड्यूस होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। डॉर्फ ब्रॉयलर पेरेंट जो हाई होता है प्रोटीन में। ठीक है, ब्रॉयलर का मतलब ये होता है। थर्ड क्या है आपका, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, यानी पहली बात तो छोटी हाइट का पेरेंट प्रोड्यूस होगा। छोटी हाइट का पेरेंट प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब क्या है, मेरे को जगह कम रखनी पड़ेगी अब उसको रखने के लिए। टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, यानी अगर गर्मी बढ़ गई थोड़ी सी, सर्वाइव कर लेगा भैया। फोर्थ क्या है, लो मेंटेनेंस, हाइट छोटी है, साइज छोटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, खाना कम खाएगा। ठीक है,
फिफ्थ क्या है हमारा, लो साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड कॉस्ट लो रिक्वायरमेंट फूड। लो साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड यानी जो अंडा प्रोड्यूस कर रही है उसका साइज छोटा है तो क्या होगा मेरा, कॉस्ट लो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। अब जो उसका फूड आएगा उसके लिए मेरे को कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब जो फूड दे रखा है इसके लिए वो उसे ब्रॉयलर के लिए दे रखा है, ब्रॉयलर पेरेंट के लिए वो क्या दे रखा है कि वो अच्छी क्वालिटी का चीक होता है, जैसे प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है। तो इसका मतलब क्या है, उसको फूड हमें देना है वो क्या किस बात का होता है, ए और के, विटामिन ए और के का हाई क्वांटिटी का फूड चाहिए होता है उसे। और प्रोटेक्शन के लिए सेम पॉइंट है इसमें कि उसका इनका टाइमली वैक्सीनेशन होना चाहिए और इनको साफ जगह पर सुथरी जगह पर रखना चाहिए जिससे क्या हो इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। बस सिंपल सी बात है, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो आशा करता हूँ आपने पिछली स्लाइड लिख ली होगी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं फिश प्रोडक्शन पे। सिंपल सी बात है, फ़िश को अब कैसे प्रोड्यूस करना है। फ़िश प्रोड्यूस तो करी जाती नहीं है, फ़िश तो पकड़ी जाती है, ठीक है। बहुत बेकार जो होता, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम प्रोड्यूस भी करेंगे, इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो फ़िश प्रोडक्शन में क्या होता है हमारा, हम पहले बात तो या तो उनकी फार्मिंग करते हैं या उनको कैप्चर करते हैं, ठीक है। अब पहली बात आती है मरीन फिशरीज़, यानी जो ऐसी मछलियाँ जो समुद्र में रहती हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनको हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं नेट से, उनको खाने के लिए, वही सब सिंपल सी बात है। उनको सी फिश को हम क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं नेट से, बोट में नेट के थ्रू खाने के लिए। फिर यील्ड इंक्रीज बाय लोकेटिंग, इनकी जो यील्ड है वो कैसे बढ़ाई गई, यील्ड बढ़ाई गई इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश इन ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स। ये कोई कुछ टेक्नोलॉजी है इनको लगाया गया जिससे क्या हो इसकी यील्ड बढ़े। पर प्रॉब्लम क्या हुई, ये तब भी क्या हुई, घट गई। क्यों घट गई भाई, खुद देखो, आबादी बढ़ रही है, आबादी रोका नहीं खा रही बिल्कुल भी। तो क्या होगा जब आबादी घटेगी, तुम कोई चीज़ भी लगा लो कि इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज वो करेंगे, कुछ नहीं होगा भाई। समुद्र तो देखो सबका है, कोई भी अगर नॉर्मल फिशरमैन है वो जाता है मछली पकड़ के लाता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी वो मिल रही है या ना मिल रही, उनको बस क्या है, फ़िश पकड़ के लानी है, बस सिंपल सी बात है। तो तुम कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लो, उससे क्या हुआ, तो भी ये क्या हुई, डिप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इनकी बात ना करते हुए मेरीन फिश वैसे अभी भी पकड़ी जाती हैं, पर जो पहले टाइम पे था और जो अब टाइम है इसमें काफ़ी अंतर है। और आपने अगर आजकल टाइम पे सुना होगा तो एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है, जो भी हमारा कचरा होता है, जो भी प्रॉब्लम मतलब जो समुद्र के आसपास की चीज़ें, कोस्ट लाइन है हमारी इंडिया की 7500 किलोमीटर की, उसमें लोग कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। फिश उन प्लास्टिक को खा रही है, फिश उन प्लास्टिक को खा रही है, तो उसका जो माइक्रो प्लास्टिक है वो उसके पेट में आ रहा है, ठीक है, और लोग नहीं वो खा रहे हैं। यही हो रहा है आजकल, ठीक है। समुद्र के लिए तो ऐसा ही हो रहा है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप, इनलैंड फिशरीज़। तो मैरीन फिशरीज़ को तो इग्नोर कर दिया, इतना आएगा भी नहीं और छोड़ो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी मेन जो है इनलैंड फिशरीज़। इनलैंड फिशरीज़ वो होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इसमें रिवर, पॉन्ड, कैनाल में, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बढ़िया। पर तो भी इनकी यील्ड कम कैसे है, ठीक है। इनको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि रिवर पॉन्ड, और रिवर पॉन्ड से तो आप निकाल लोगे, ठीक है, फिर उनकी यील्ड कम हो जाएगी, फिर उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, कैसे बढ़वाओगे। तो बढ़वाई कैसे जाती है, इसमें एक कंपोजिट फिश कल्चर नाम की टेक्निक होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश यूज्ड इन दी पॉन्ड। और इसमें एक और चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, इसमें एक तरीके से पैडी की वो भी करी जाती है, राइस और पैडी की फील्ड होती है, राइस और पैडी की। कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है मेरा, यूज्ड इन पॉन्ड, ठीक है। इनलैंड फिशरीज़ क्या होती हैं, जो मैंने फ़िश पकड़ी अपने रिवर पॉन्ड से, उनको फिर मैं किसके थ्रू, किस टेक्निक के थ्रू बढ़ा रहा हूँ, वो है मेरी कंपोजिट फिश कल्चर टेक्निक। इसमें क्या होता है मेरा, मैं डिफरेंट स्पीशीज़ को लेता हूँ उसी जगह पे पॉन्ड, रिवर में, ठीक है, और क्या करता हूँ, उनको प्रोड्यूस करवाता हूँ। और जो आपका जो फार्म रहता है जिसमें एक कल्चर, फिश टेक्निक कल्चर लगाया जाता है, कंपोजिट फिश कल्चर लगाया जाता है, इसमें क्या होता है, पैडी या राइस को ग्रो किया जाता है जिससे वो वहीं के वहीं प्रोड्यूस हो, उसी को खा लें और वहीं से अपना उनका फूड भी रिक्वायरमेंट हो जाए और अच्छी प्रोडक्शन भी हो। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आती, ये सिर्फ मानसून के टाइम पे क्या हो रहा है, मानसून के टाइम पे इनकी ग्रोथ हो रही थी, यानी जैसे मैंने पूरे साल फ़िश को रखा, तो फ़िश के बच्चे कब हुए, वो हुए मानसून के टाइम पे।
फिर क्या हुआ मेरा, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। गुड क्वालिटी सीड से इधर का मतलब है एग ऑफ फिश, बस सिंपल सी बात है, एग ऑफ फिश की अवेलेबिलिटी नहीं थी जो अच्छी क्वालिटी का हो। क्यों? अगर मैं फिश का जो एग था, जो फर्टिलाइज एग था, जो बच्चा बन सकता था आगे चल के, उसको लेता हूँ तो भी वो कहीं ना कहीं पानी में बेकार होने के उसके चांस होते हैं। ठीक है, तो गुड क्वालिटी का हमें कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाता है। पर इसका मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला, अगर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। देखो भाई, हार्मोनल स्टिमुलेशन। अब मैंने हार्मोनल स्टिमुलेशन से क्या किया, उसकी बॉडी में हार्मोन्स स्टिमुलेशन आपको मालूम ही है, जैसे आप कुछ देखते हो डोपामीन जो होता है आपकी बॉडी में, जैसे आपने कोई रील स्क्रॉल करी आपको खुशी मिलती है, वो डोपामीन होता है। ऐसे ही जो मानसून में अब हो रहा था, मानसून में बच्चे पैदा हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, हार्मोनल उनकी स्टिमुलेशन करके उनसे प्रोडक्शन बढ़वा दिया। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ गुड सीड्स थी, वो भी किससे उन्होंने सही किया, हार्मोनल स्टिमुलेशन से। तो सिंपल सी बात है, अगर ये अच्छे से समझ नहीं आया भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बता देना बस मेरे को कमेंट में, एक और बार मैं फिर से ट्राई करूँगा, पर मेरे को लग रहा है कि मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। मेन पार्ट यही है। और देखो, कंपोजिट फिश कल्चर में जो मेरी डिफरेंट स्पीशीज रहती हैं वो ये रहती हैं, कटला, सिल्वर कार्प, रोहू एटसेट्रा। ठीक है, इनको रट लेना मैंने समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये आ सकती है पेपर में। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं आपके चैप्टर के, वो है बी फार्मिंग। इसको लिख लीजिए। अब आपके लास्ट टॉपिक पे आ गए बी फार्मिंग या फिर बी कीपिंग। अब देखो, मधुमक्खी जो होती है, हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं आप सभी को मालूम है, बचपन से आप देखते हुए आ रहे हो। मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं उसको क्रश करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड टाइप फॉर्म निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, हनी। तो हम हनी को यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ या इंडस्ट्रीज़ में डे टू डे लाइफ में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बी कीपिंग या फिर बी फार्मिंग। इससे क्या होता है, हमारी हनी को हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वही वैरायटी, प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन। अब इसमें प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन का कुछ भी नहीं दे रखा आपकी बुक में, तो आपको प्रोटेक्शन की लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन आपका जो पार्ट था इसमें कट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी में जो आपको बताया गया है, वैरायटी में बताया कि बेस्ट क्वालिटी जो होती है वो आपकी होती है इटालियन बीज, इटली की मधुमक्खियों की अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, इंडिया की आपकी जो बी होती है उसकी स्पीशीज़ का नाम दे रखा है, उस स्पीशीज़ का नाम है एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है, ये देखो भाई इंडिका। और देखो, लोकल वेराइटीज़ बीज यूज्ड फॉर हनी प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि हनी के लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं इनको। और लास्ट में बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी जो डिपेंड करती है आपकी, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लावर या नेक्टर पे। क्यों? वो नेक्टर का जो रस होता है उसी को लेती हैं और यूज़ करती हैं आपकी किसमें, हनी को बनाने में। अब जो एक मेन सवाल आता है, ठीक है भैया उसने हनी बनाया, अरे ऐसा होता कैसे, हम निकालते कैसे हैं, ऐसे तो मधुमक्खी काट जाएगी। नहीं भाई, एक नई वो होती है आपकी जिसको हम कहते हैं एपेरी। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक बॉक्स टाइप है, आपने देखा होगा खेतों में लगे रहते हैं, ये बॉक्स टाइप होता है। इसी के अंदर क्या होता है, इन्होंने इस तरीके से बी कीपिंग के लिए स्लेट्स बना रखी होती है। तो मधुमक्खी जो होती है वो इन स्लेट्स में आगे क्या करती है, वो सोचती है अपना अलग से क्यों बनाना, इसी के अंदर क्या करते हैं, अपना छत्ता बना लेते हैं। तो वो इसी के अंदर क्या करते हैं, अपना छत्ता बना लेते हैं और इधर ही बी कीपिंग हो जाती है आपकी पूरी कंप्लीट। और जैसे ही पूरा ये प्रोड्यूस हो जाता है, सब हो जाता है, इसको ये निकाल के और क्रश करके जो भी होता है इसमें से हनी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बस आपका आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू पढ़ने के लिए, अगर आप लास्ट तक रुके हो तो। ठीक है, लास्ट तक रुके हो तो बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से। आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करें, नेचर के लिए, अपने लिए, माँ बाप के लिए। ठीक है, भगवान का नाम लें और कुछ अच्छा करें ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसी के साथ आपका साइंस का पूरा सिलेबस ख़त्म करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, क्लास 9th का। बहुत खुशी हो रही है, कहाँ 2023 में शुरू किया था, 2024 में जाके ख़त्म किया है बहुत गंदी बात है, पर कोई दिक्कत नहीं है। बीच में बहुत प्रॉब्लम आई थी, उनको ओवरकम किया है और अब यहाँ आपके सामने खड़े हैं। मैथ का जो आपका सिलेबस था वो वहीं पर रुका पड़ा है, मैथ का सिलेबस आपका वहीं पर रुका पड़ा है। उसके लिए मैंने टीचर का इंतज़ाम किया था, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नहीं जुड़ना चाहते। तो मैथ का आपका देखते हैं क्या होता है।
मैथ का शायद ना हो पाए इनकम्प्लीट, और मेरा तो मैंने अपनी साइड से पूरा कंप्लीट कर दिया साइंस का। अब आपके जो लेक्चर होंगे या फिर मैं कुछ भी पढ़ाना चाहूँगा वो अब मैं नेक्स्ट ईयर 2025 में आपको मिलूँगा, तभी मैं आपको अब कुछ नया बताऊँगा। जब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखने जा रहा हूँ कि और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जिससे इस चैनल पर मैं बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। और प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं करी है मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर टेलीग्राम पर सीक्वेंसली मैं सारी प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दूँगा। साइंस की, मैथ की मैं तभी करूँगा जब आपके वो लेक्चर कंप्लीट हो पाएंगे, बस उसकी एक प्रॉब्लम है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे, जल्दी मिलेंगे। अपना जो मैंने काम करना था मैंने कर दिया। एक बार अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें। तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय। और आज राधे राधे तो बोलूँगा और संग में एक और चीज़ बोलूँगा, जय हिंद।